एपिसोड 28। हेलो दोस्तों, आप सभी हमारे स्टोरी को डेली सुनते हो पर कोई भी ना तो कमेंट करते हो और ना ही लाइक। प्लीज दोस्तों, हमारी मेहनत को अपने एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। कहानी अब आगे। राजपूत हाउस। जैसे ही ऋषभ रामनाथ अवस्थी और उनके पूरे फैमिली को घर के अंदर आते देखता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और खुद में बार बार बोले जा रहा होता है कि वो सारिका का भरोसा नहीं टूटने देगा। इधर आलोक जी, सुषमा जी, बाकी के लोग भी रामनाथ अवस्थी और उनके फैमिली का वेलकम बहुत खुशी खुशी करते हैं। आलोक जी बोलते हैं, अरे दोस्त, तुम आ गए। हमें तो लगा था कि शायद तुम आज हमारे घर आना है, ये भूल ही गए होगे। भाई, तुम्हें भूलने की जो बीमारी है। आलोक जी के इस मजाक से सभी हंस पड़ते हैं और तभी वो अपने दोस्त के गले लग उन सभी को हॉल के तरफ ले आते हैं। सभी सोफे पर बैठते ही है कि तभी आलोक जी अपने परिवार वालों से अपने बचपन के दोस्त का परिचय करवाते हुए कहते हैं, देख यार, तुम मेरे बेटे, बेटी, माँ और इस सूरज को तो जानते ही हो। बाकी के लोगों से मैं तुम्हारा परिचय करवा देते हूँ। फिर नित्या की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, ये है मेरी बहू यानी कि नित्या दिव्यांश राजपूत। बहुत ही प्यारी बच्ची है। नित्या भी आगे बढ़ उनके पैर छू उनसे आशीर्वाद ले लेती है, जिससे मिसेज अवस्थी खुश हो कहती है, सच में आलोक भाई साहब, आपकी बहू तो समझदार के साथ साथ काफी संस्कारी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने भाभी जी। हमारी नित्या बहुत ही संस्कारी और समझदार बच्ची है। और ये है नित्या के बाबूजी, माँ, और वो जो पीछे खड़े हैं वो है इनके छोटे भाई ऋषभ। सभी का परिचय होने के बाद नित्या मुस्कुराते हुए बोलती है, पापा आप अंकल जी से बैठ लड़ बातें कीजिए, तब तक हम आप सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आते हैं। इतना कह नित्या जाने लगती है। तभी दिव्यांश भी उसकी हेल्प करने की सोच उसके पीछे पीछे चला जाता है। दोनों को एक साथ किचन की तरफ जाते ऋषभ नोटिस कर लेता है। और जैसे ही वो देखता है कि वो दोनों इस वक्त उसे अकेले मिल सकते हैं, वो एक उम्मीद भरे चेहरे के साथ खुद में बोलता है, ये अच्छा मौका है, मुझे उन दोनों से सारिका के शादी के बारे में बात करनी होगी। अगर अभी बात नहीं कर पाऊंगा तो फिर कुछ नहीं रोक पाऊंगा मैं। इतना सोच तेजी में ऋषभ किचन की तरफ जाने के लिए बढ़ा। पर शायद आज उसकी किस्मत ही उसका साथ नहीं दे रही थी, इसी वजह से वो जाने ही वाला होता है कि तभी पीछे से पंडित जी आवाज देते हुए कहते हैं, अरे ऋषभ, तुम कहाँ जा रहे हो? आओ हमारे पास बैठो, आ जाओ। अब इस तरह अचानक से बुलाने की वजह से ऋषभ सबके सामने अपने पापा को मना भी नहीं कर सकता था। इसीलिए माँ चाहते हुए भी उसे उनकी बात सुननी पड़ी और वो किचन ना जाकर सोफे पर जाकर बैठ गया। इधर किचन में नित्या एकदम हड़बड़ा कर सारा कुछ किए जा रही थी। वो इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करे जा रही थी कि उसे देख देख दिव्यांश का दिमाग घूमे जा रहा था। वो बार बार नित्या से बोल रहा था, मिस बकबक, जरा शांत हो जाओ, इतना जल्दी क्यों कर रही हो? ऐसे में तो सारा काम बिगड़ जाएगा। अरे वो लोग थोड़ा वेट लड़ लेंगे, पर अगर इस सब के चक्कर में तुम गिर वीर गई ना तो फिर बेकार में मुसीबत हो जाएगी। दिव्यांश की बातें सुन नित्या के मुंह से अनायास ही निकल गया, मिस्टर दिव्यांश, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मुझे अच्छी तरह से पता है। काम करते हुए ही ये बात नित्या बोल दी, फिर वो अपने कामों में लग गई। लेकिन उसकी बात दिव्यांश को समझ में नहीं आई, इसीलिए वो झट से नित्या के सामने जाकर पूछा, तुम्हें कुछ नहीं होगा का मतलब? अरे तुम जिस स्पीड में चल रही हो ना, कभी भी गिर सकती हो। नहीं गिरूंगी मैं दिव्यांश, क्योंकि आप मुझे संभालने के लिए मेरे साथ हैं। ये बात नित्या के मुंह से बस यूं ही निकल गया। लेकिन अगले ही पल नित्या को एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई, और इसलिए वो झट से दिव्यांश से नजरें चुराते हुए बात को बदलने की कोशिश करते हुए बोली, मेरे कहने का मतलब है कि वो। नित्या अभी आगे और कुछ बोल पाती उससे पहले ही दिव्यांश झट से नित्या के बाह को पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, नित्या, अभी अभी जो तुमने कहा उसका मतलब क्या था? तुम इस तरह मुझसे नजरें क्यों चुराने लगी? प्लीज बोलो नित्या। उस एक पल के लिए तो मानो दिव्यांश की दिल की धड़कनें ही तेज हो गई हो। नित्या के वो शब्द सुन वो अंदर से खुश हो उठा था। लेकिन तभी नित्या एकदम से बेरुखी के साथ बोली, मिस्टर दिव्यांश, मेरे कहने का मतलब है कि आप तो हर वक्त मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, तो फिर मैं गिर कैसे सकती हूँ? हर वक्त तो बस इधर से उधर ही घूमते रहते हैं। आपको क्या और कोई काम नहीं रहता है? आपके पास काम नहीं होता होगा, पर मेरे पास बहुत ज्यादा काम है इस वक्त, तो फिर आप यहीं बैठे रहिए और मुझे जाने दीजिए। इतना कह नित्या ट्रेले किचन से निकल चली जाती है, पर उसकी बात अभी तक दिव्यांश के दिल और दिमाग पर छे हुई थी, जिस वजह से वो खुशी से फूले ना समा रहा था और खुद में बोल रहा था, भले मिस बकबक तुम कुछ भी बोल लो, पर मुझे पता है तुम्हें मुझ पर अब यकीन होने लगा है। तुम ये जानती हो कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। आज आपने मुझे थोड़ी ही सही पर इशारा तो दिया कि वो भी मेरे बारे में सोचने तो लगी है। इधर सभी लोग आपस में बैठे खुशी खुशी बातें कर रहे थे, पर उन सभी के बीच ऋषभ घबराए हुए बस सबके चेहरे को देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या, कैसे सब कुछ खराब होने से बचाए। तभी रामनाथ जी बोल पड़े,
अरे यार आलोक, अब क्या तुम हमें बस ऐसे ही बिठाए रखोगे या फिर हमारी होने वाली बहू को भी दिखाओगे? जब हमने सारिका बेटी को देखा था तो वो बहुत छोटी थी, लेकिन अब तो वो बड़ी हो गई होगी। और फिर राघव भी तो कब से बैठे अपनी होने वाली दुल्हन को देखने का वेट कर रहा है। क्यों राघव बेटा, हम सही बोल रहे हैं ना? रामनाथ जी अपने बेटे से थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछे, जिस पर राघव सिर्फ एक हल्की सी स्माइल दे अपनी नजरें थोड़ा नीची कर लेता है। लेकिन उनकी बातों को सुन नित्या, जो नाश्ता का ट्रे लेकर आ ही रही होती है, एकदम से शौक हो जाती है और मन ही मन खुद में बोलती है, क्या पापा जी ने सारिका की शादी अपने दोस्त के बेटे से करने की सोची है और इसीलिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। हे भोलेनाथ, अब मैं क्या करूँ? अगर सारिका की शादी ना कराने का सच बताऊंगी तो उसकी बदनामी हो जाएगी। मैं उसका सच भी नहीं बता सकती हूँ। नित्या इस तरह बीच में ही रुक गई थी। ये देखकर पीछे से चले आ रहे दिव्यांश को थोड़ा अजीब लगा और इसीलिए वो उसके पास आ धीरे से बोलता है, क्या हुआ मिस बकबक? लगता है तुम तो खड़ी खड़ी ही मेरे ख्यालों में खो गई हो। अब क्या इतना मिस करने लगी हो मुझे? दिव्यांश बस ऐसे ही मजाक करते हुए बोला, लेकिन तभी नित्या झट से उसके तरफ पलटते हुए डरे आवाज में बोली, मिस्टर दिव्यांश, पापा जी ने अपने दोस्त के बेटे से सारिका की शादी तय करने की बात कर रहे हैं। वॉट? ये क्या बोल रही हो तुम नित्या? ये कैसे हो सकता है? और पापा ऐसे अचानक से छुटकी की शादी का क्यों सोचने लग गए? अभी वो सब सोचने का वक्त नहीं है मिस्टर दिव्यांश हमारे पास। अभी तो हमें ये सोचना है कि हम किस तरह से इस शादी को तय होने से रोके। अगर ये शादी तय हो गई तो बेकार में सारिका की प्रेगनेंसी वाली बात किसी ना किसी तरह सामने आ ही जाएगी, जो कि ना ही उसके लिए और ना ही घर वालों के लिए सही होगा। बोलिए ना दिव्यांश, अब हम क्या करेंगे? कैसे निकले इस मुसीबत से? अभी ये दोनों आपस में बात ही कर ही रहे थे कि तभी पीछे से सुषमा जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नित्या, देवू बेटा, तुम दोनों वहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? अपनी दादी की आवाज सुनते ही दिव्यांश झट से बोल पड़ा, कुछ नहीं दादी, वो मैं बस नित्या की थोड़ी हेल्प कर रहा था खाना लाने में। चलो नित्या। इतना कह दोनों धीरे धीरे कदमों से उनकी तरफ बढ़ने लगे, पर दोनों का चेहरा देखने से ही लग रहा था कि वो कितने परेशान है इस बात को लेकर। इधर ऋषभ को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस यूं ही अपना चेहरा जैसे ही ऊपर उठाया तभी उसकी नजर ऊपर खड़ी सारिका पर जा पड़ी, जो वहां ऊपर से छिपकर सब देख सुन रही थी। उसे इस तरह घबराए हुए से देख ऋषभ से अब और नहीं रहा गया और वो बिना कुछ सोचे एकदम से उठकर सोफे पर से खड़ा हो गया। उसे इस तरह से खड़ा होते देख दुलारी जी बोली, अरे ऋषभ बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मुझे आप सभी को कुछ बहुत ही जरूरी बात बतानी है। अब मैं और चुप नहीं रह सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जो अभी आप सभी से बोलने वाला हूँ उसे सुनकर आप सभी को मुझ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, पर मैं अब ये बात छिपा भी नहीं सकता हूँ। ऋषभ इस तरह से अचानक से क्यों बिहेव करने लगा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से नित्या भी दिव्यांश से धीरे से बोलती है, दिव्यांश ही ऋषभ के सच को बोलने की बात कर रहा है, कहीं वो सारिका की? नहीं नित्या, मुझे जहां तक पता है ऋषभ सारिका की प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने उसे अच्छी तरह से समझा दिया था और मुझे नहीं लगता है कि वो मेरे बातों को काट सकता है। पर अगर ये बात नहीं बतानी है उसे तो फिर वो क्या बोलने वाला है? अभी रामनाथ अंकल और उनके परिवार वाले भी हैं यहाँ पर, पता नहीं ऋषभ क्या बोलने वाला है। तभी दिव्यांश ऋषभ को चुप कराने की कोशिश करते हुए बोला, अरे ऋषभ, इस वक्त अंकल जी सब आए हुए हैं। पापा इतने दिनों बाद उनसे मिले हैं, उन्हें बातें बातें करने दो। तुम बाद में बस से बात कर लेना। कौन सा कोई भागे जा रहा है? सॉरी जीजू, पर अब मैं और चुप नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं अभी चुप रह गया तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए मुझे आप सबको एक सच है जिसे बतानी ही होगी। वो सच सारिका से जुड़ी है, इसीलिए आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है। सारिका वाली बात जैसे ही नित्या सुनती है वो एकदम से घबरा कर दिव्यांश का हाथ पकड़ लेती है और उधर ऊपर खड़ी सारिका भी पूरी तरह डर जाती है। ऋषभ जैसे ही सारिका से जुड़ी किसी सच की बता बोलता है तो नित्या एकदम से घबरा जाती है और दिव्यांश का हाथ कसकर पकड़ते हुए धीरे से कहती है, मैंने बोला था ना दिव्यांश की ऋषभ उसी सच के बारे में बोलने वाला है। अब हम उसे बोलने से कैसे रोके? नित्या, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस सच को इस तरह से बाहर नहीं आने देने का, पर अब मुझे भी लगता है कि ये सच बाहर आ जाए वही अच्छा होगा। वैसे भी तुम ही बताओ, हम चुप रह कर भी तो गलत ही कर रहे हैं ना? सारिका की प्रेगनेंसी जानने के बाद क्या राघव फिर भी उसका हाथ थामेगा? और अगर नहीं तो अच्छा ही है ना कि उसे सच पता चल जाए। दिव्यांश पर इस सब में सारिका को कितना हट होगा उसके बारे में सोचा है आपने? मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी। अब अगर ऐसे में पापा जी, दादी, पूरे घर वालों को ये सच पता चला तो क्या वो सारिका पर गुस्सा नहीं होंगे? अब जो होगा वो देखा जाएगा, बस तुम हिम्मत रखो। तभी आलोक जी थोड़ा गंभीर होते हुए खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, ऋषभ बेटा, ऐसा क्या बताना है तुम्हें सारिका के बारे में जो तुम इस वक्त बोलने के लिए इतना कह रहे हो?
अंकल जो मैं बताने वाला हूँ प्लीज उसे सुनकर आप सारिका पर गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि इस सब में उसकी कोई भी गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है और मैं उसे मानता भी हूँ। अब ऋषभ की बातों से दुलारी जी भी पूरी तरह घबरा चुकी थी, इसीलिए वो भी उठकर ऋषभ के पास जाते हुए उसके हाथ पकड़ बोली, ऋषभ बहुत देर से तुम इस तरह से बातों को घुमा रहे हैं, देखो अब हम सबको टेंशन हो रही है, तो तुम बताओगे कि बात क्या है। मम्मा दरअसल मैं और सारिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और सारिका मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। ऋषभ एकदम से ये सारी बातें बोल दी, और जैसे ही ये बात सभी लोग सुनते हैं सबके चेहरे की रंगत पूरी तरह से उड़ जाती है। ऊपर खरी सारिका की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं होता है, सो बस ऋषभ के चेहरे को ही देखती रह जाती है, और इधर नित्या और दिव्यांश भी उसकी बात सुन सन रह जाते हैं। नित्या ये ऋषभ क्या बोल रहा है, ये सब से इस तरह इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, मैं अभी सबको सच बताता हूँ। दिव्यांश ये बोल आगे बढ़ने ही वाला होता है कि तभी ऋषभ फिर से बोल पड़ता है, हाँ ये बात सच है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, और जब मुझे ये बात पता चली कि आप सारिका की शादी की बात कर रहे हैं तो मुझसे और चुप नहीं रहा गया, इसीलिए मैंने ये बात इस तरह सबके सामने बोल दी। ऋषभ अभी अपना बात कंप्लीट ही किया था कि तभी पंडित जी एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ देते हैं। अचानक से थप्पड़ पड़ने की वजह से सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अभी कोई कुछ रिएक्ट कर पाता रामनाथ जी और उनके पूरे परिवार वाले खड़े होते हुए बोले, आलोक अगर सारिका बेटी किसी और लड़के से प्यार करती थी तो तुम उसका रिश्ता हमारे बेटे के साथ क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, अरे तुम उसकी शादी जबरदस्ती करवाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे तो ये पता ही नहीं थी, तभी तो सारिका अभी तक हम सब से मिलने भी अपने कमरे से नहीं आई है। यार रामनाथ ऐसी कोई भी बात नहीं है, तुम एक बार मेरी बात तो सुनो प्लीज आलोक भाई साहब, अब हमें नहीं लगता है कि हमें इस बारे में और कुछ बात करने की जरूर है, बेहतर यही होगा कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। अच्छा अब हम चलते हैं, चलो राघव। मिसेज अवस्थी के कहने पर उनका पूरा परिवार वहां से चला जाता है, और उन्हें जाते हुए बस सभी देखते ही रह जाते हैं। उनके इस तरह से जाने से आलोक जी को बहुत ज्यादा दुख होता है और साथ ही साथ उन्हें ऋषभ पर गुस्सा भी आता है, पर वो चुप रह जाते हैं। लेकिन तभी फिर से पंडित जी ऋषभ पर हाथ उठाने ही वाले होते हैं कि सुषमा जी उन्हें रोकते हुए बोल पड़ती है, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। अरे ऋषभ अब कोई छोटा बच्चा नहीं है जो तुम उस पर इस तरह हाथ उठा रहे हो, वो बड़ा है इसीलिए अपने गुस्से पर काबू रखो। कैसे काबू रखे अपने गुस्से पर माँ जी, आज हमारे ही कम अक्ल बेटे की बदौलत आप सभी की इज्जत पर सवाल उठे हैं। अरे हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारा बेटा हमें ऐसा दिन भी दिखाएगा, हमें हमेशा अपने बेटे पर गर्व हुआ करता था, पर आज हम इसकी वजह से आप सभी से नजरें नहीं मिला पा रहे हैं। पंडित जी भले ही ऋषभ पर गुस्सा था, पर दुलारी जी को एक मिनट के लिए भी ऋषभ की कहीं एक भी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। वो अंदर ही अंदर जानती थी कि उनका बेटा कभी भी ऐसी कोई भी हरकत नहीं कर सकता है जिस वजह से उनके पापा का सर झुके, इसीलिए उन्हें एहसास था कि कोई तो बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से ऋषभ उन सब के सामने इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। सभी इतने ज्यादा वो सब बातों को जान उलझ गए थे कि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। तभी सुषमा जी थोड़ा गंभीर होते हुए बोली, हम जानते हैं कि अभी अभी हम सभी को इतना बड़ा सच पता चला है, उससे हम सभी काफी परेशान हो गए हैं, पर अब इस मसले को हमें शांति से और समझदारी के साथ सुलझाना होगा। इन्हें जो करना था इन्होंने कर लिया, अब हम बड़ों को ही मामला को हाथ से बाहर जाने से रोकना होगा। सुषमा जी ये बोल अपने साथ सभी बड़ों को अपने कमरे में आने को बोल चली गई। सभी के जाने के बाद ऋषभ ऊपर की ओर सर उठाकर देखता है और सारिका को वहां ना पाकर वो दौड़ता हुआ उसके कमरे की तरफ चला जाता है। नित्या और दिव्यांश उससे कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो वहां से चला जाता है। दिव्यांश ये सब क्या हो गया, ऋषभ ने इतना बड़ा झूठ घर वालों से क्यों बोला, उसने सारिका के बच्चे वाली बात भी आधी अधूरी ही बताए, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके मन में चल क्या रहा है। समझ तो मैं भी नहीं पा रहा हूँ नित्या, लेकिन अब जबकि सबको छुटकी की प्रेगनेंसी वाली बात पता चल ही गई है तो हमें सबसे पहले जाकर ऋषभ से पता करना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। हम आप ठीक बोल रहे हैं दिव्यांश। सारिका का कमरा। सारिका कमरे में एकदम से गुस्से में बेड पर बैठी हुई थी और तभी कमरे में ऋषभ आकर खड़ा हो जाता है और धीरे से बोलता है, सारिका क्या तुम ठीक हो। ऋषभ की आवाज सुनते ही सारिका से रहा नहीं जाता है और वो उठकर उसके सामने जा उसके आंखों में आंखें डाल गुस्से से पूछती है, क्यों किया ऋषभ तुमने मेरे साथ ऐसा, आखिर में मैंने तुम्हारा क्या बिगड़ा था, तुमने तो मुझे अपना दोस्त माना था ना, मैंने भी तुम पर यकीन किया था, तो फिर क्यों तोड़ा तुमने मेरे यकीन को, क्या तुम पुरानी बातों का बदला लेने के लिए मेरे साथ ये सब किए। बोलो ऋषभ, बोलो, मुझे जवाब चाहिए, आखिर में क्यों तुमने सबके सामने मेरे बच्चे को अपना बच्चा बताया। सारिका एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। इतने सारे सवालों को सुन ऋषभ एकदम से बोल पड़ा, मैंने तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा है सारिका,
और तुम्हारा मुझ पर यकीन ना टूटे इसीलिए मैंने ये सब किया है। एकदम ऊंचे आवाज में ऋषभ ये बोल गया। उसकी बात दरवाजे और खड़े नित्या और दिव्यांश दोनों ने भी सुन ली। फिर नित्या झट से ऋषभ के पास आते हुए उससे पूछी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है ऋषभ? मैं समझ सकती हूँ कि तुम सारिका का बुरा नहीं चाहते थे, पर जिस तरह से तुमने बाहर सबके सामने उसकी प्रेगनेंसी वाली बात बताई है, वो भी कि तुम उसके बच्चे के होने वाले पापा हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सब से सारिका पर क्या बीत रही होगी और सारे घर वाले उससे कितने ज्यादा नाराज होंगे। हाँ तो दीदी और मैं क्या करता? आपने देखा ना नीचे किस तरह आलोक अंकल ने सारिका का रिश्ता ही लगभग जोड़ दिए थे। अरे आप सब कोई कुछ कर भी नहीं रहे थे, हम क्या ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते? नहीं दीदी, मुझसे ये सब नहीं बर्दाश्त हुआ, बस इसीलिए मैंने ये सब बोल दिया। अच्छा, अब अगर सभी घर वाले बोलेंगे कि तुम सारिका से शादी कर लो क्योंकि उनके नजरों में तुम उसके बच्चे के पापा हो, तो क्या तुम ऐसा करोगे? तुमने जोश जोश में आकर ये सब बोल तो दिया, पर क्या तुम सारिका को अपनाओगे? क्या उसके पेट में पल रहे बच्चे को पिता का नाम दोगे? बोलो ऋषभ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। नित्या के सवाल करने पर ऋषभ कुछ पल के लिए खामोश रह गया, जिससे सभी को लगा कि वो ऐसा नहीं करेगा, इसीलिए दिव्यांश गुस्से बोला, बोलने से पहले कुछ आगे का सोच तो लेते ऋषभ। अब अगर घर वाले पूछेंगे कि तुम सारिका से शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, तो हम क्या बताएंगे उन्हें? एक तो पहले से ही इतना ज्यादा ये मामला नाजुक था, ऊपर से तुमने और इसे पेचीदा बना दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी ऋषभ। अभी दिव्यांश आगे कुछ कहता उससे पहले ही एक झटके में ऋषभ बोल पड़ा, अगर सारिका चाहेगी तो मैं करूंगा उससे शादी, दूंगा इस बच्चे को एक पिता का नाम। जैसे ही ये बात सारिका सुनती है, एकदम आंखें फार फार कर ऋषभ के चेहरे को देखने लगती है। तभी ऋषभ वापस से बोलता है, मैं नहीं जानता हूँ सारिका की इस शादी से मैं तुम्हें वो खुशियां दे पाऊंगा या नहीं जो एक पत्नी को मिलती है, पर हाँ मैं तुमसे ये प्रॉमिस जरूर करूंगा कि मैं हमेशा एक दोस्त बनकर तुम्हारा साथ पूरी लाइफ दूंगा। बोलो सारिका, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक। आगे की कहानी को हम कल अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत।